जीरादेई नाम का ये कस्बा आज भले ही छोटा सा हो, लेकिन जीरादेई में जन्मे एक बालक ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। वो हैं आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहचान सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले एक योद्धा, संविधान सभा के अध्यक्ष, एक प्रसिद्ध विचारक और अपने आदर्शों के लिए कटिबद्ध व्यक्ति के तौर पर याद किया जाता है। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा नाम है जो सादगी, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी ने 5 दशक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला की शुरुआत की थी। इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विद्वान, समाज सुधारक और नीति निर्माता अपने विचार साझा करते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में वर्ष 1969 से लगातार ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान आकाशवाणी द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। और इस व्याख्यानमाला का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रख्यात लोग हैं, जो अपने विचारों के लिए, अपने चिंतन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके हम विभिन्न विषयों पर उनके विचार जानना चाहें और हमारे जो श्रोतागण हैं उन तक उसको और देश की जनता तक पहुंचा सकें। पिछले कई वर्षों में, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में देखें तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, यदि हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो उसमें हरिवंश बच्चन जी और साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस तरीके के बड़े ही कद्दावर लोग हैं जिन्होंने आकर के अपने विचारों को इस व्याख्यानमाला में प्रस्तुत किया है। और भारत का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमारा एक दायित्व ये भी बनता है कि ऐसे जो नामचीन बड़ी हस्तियां हैं उनके विचारों को भी हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी इन विचारों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो महान हमारे नेता रहे हैं, उनकी स्मृतियों को भी हम लोग इस व्याख्यानमाला के माध्यम से जिंदा रखें। दरअसल इस व्याख्यानमाला में हर वर्ष अलग थीम होती है, जिसके माध्यम से किसी विषय पर विस्तृत जानकारी मिलती है। इस वर्ष वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका विषय पर व्याख्यान हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से भारत में बदलाव आए हैं, जिस रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जिस रफ्तार से जो वैश्विक जो पूरी व्यवस्था है उसमें भारत का एक नया स्थान बना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक आवश्यक हो जाता है कि हम इन सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स को किसी एक व्याख्यान में प्रस्तुत करने का प्रयास करें, क्योंकि इसके कई अलग अलग पहलू रहते हैं और समाचारों के माध्यम से या ओपिनियन पीसेस और आर्टिकल्स के माध्यम से लोग किसी न किसी एक या दो विषय को तो उठाते रहते हैं, लेकिन समग्र रूप से इस परिवर्तन के क्या क्या पहलू हैं और उनसे संबंधित क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो दुनिया भर में हुए हैं। G20 का कार्यक्रम अभी जैसे पिछले वर्ष भारत में आयोजित किया गया और तेज़ी से हम जो है अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर हैं। आप देखें इंटरनेशनल संस्थाओं में किस तरीके से भारत की बात को और तवज्जो दी जा रही है, जिस तरीके से उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बड़ा उचित विषय है जिस पर कि हम हमारे राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी, जिनका कि अपना ही एक सोच है, जो एक प्रख्यात पत्रकार भी रहे हुए हैं, वो एक चिंतक भी हैं, और उनके इस विषय पर क्या विचार हैं ये हम भी जानें और अपने श्रोताओं तक भी पहुँचाएं। इस
बार व्याख्यानमाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहुंचे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक संवेदनशील विचारक, प्रखर वक्ता और अनुभवी पत्रकार हैं। उनके विचारों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उपसभापति हरिवंश ने आकाशवाणी को इस व्याख्यानमाला को अनवरत जारी रखने के लिए बधाई दी। उपसभापति ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहां जन्मे और पले बढ़े, उस क्षेत्र से रिश्ता होने की वजह से उनके जीवन में भी राजेंद्र बाबू का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक पिछड़े इलाके और साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असाधारण काम किए हैं। यह मैं निजी जानकारी से कह सकता हूं कि राजेंद्र बाबू जिस परिवार में जन्मे, उसमें उनके पूर्वज या वह चांदी के कटोरे में खाने वाले लोग नहीं थे। 3 दिसंबर 1884 को देश के जो सबसे पिछड़े इलाके आप कह सकते हैं और एक अत्यंत सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, पर वो अपनी मेधा, अपनी स्मरण शक्ति, अपनी प्रतिभा से अद्भुत ढंग से लोगों को चमत्कृत किया। बचपन से हम लोगों ने सुना कि किस रूप में जो उनकी परीक्षा की कॉपी के एग्जामिनर थे, उन्होंने लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से भी उच्च कोटि का है। ये उनकी प्रतिभा थी। वो जिस क्षेत्र में रहे, वकील के रूप में प्रखर और महान, एक इंसान के रूप में अत्यंत संवेदनशील, जिस भी भूमिका में रहे। आप याद करें, अगर आप अतीत के थोड़े पन्ने पलटे तो 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया। उस वक्त जिस रूप में ग्रास रूट पर उन्होंने काम किया, वो संगठन क्षमता, वो काम करने की दृष्टि, वो संवेदनशीलता अद्भुत रूप से गांधी जी ने सराहा। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्रकारिता समेत कई क्षेत्रों में अहम योगदान रहा है, जिसे आज कम ही याद किया जाता है। उन्होंने बीते व्याख्यानों का हवाला देते हुए बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो इतिहास में स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। कम लोग जानते हैं कि अपने समय के बहुत ही प्रखर अखबार सर्च लाइट की स्थापना में उनकी भूमिका रही, हिंदी साप्ताहिक देश की स्थापना में उनकी भूमिका रही, विद्यार्थी रहते हुए बिहार विद्यार्थी क्लब की स्थापना उन्होंने की। सामान्य कदकाठी के इंसान पर विराट और बहुआयामी व्यक्तित्व, मानवीय गरिमा, मूल्य मर्यादा, सादगी, ईमानदारी, करुणा, त्याग, सेवा की साकार जीवंत प्रतिमूर्ति, स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनानी, राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान सभा के अध्यक्ष, जिसे आज हम कम याद करते हैं, अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री और जो प्रखर गांधीवादी अपने समय के थे। सबने कहा कि गांधी के एकमात्र सच्चे उत्तराधिकारी। उस राजेंद्र बाबू को या तो देश कम जान सका है या कहिए कि उनके बारे में कम बताया गया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि राजेंद्र बाबू के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बननी चाहिए। ऐसी ही एक घटना का जिक्र उपसभापति हरिवंश ने किया। उनकी कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान गोखले जी से मुलाकात हुई। वो हिस्टोरिक है और मुझसे पूछे तो वो प्रसंग तो इतिहास में हर जगह बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिए। उन्हें कलकत्ता के बैरिस्टर परमेश्वर लाल ने सुझाव दिया गोखले जी को कि आप राजेंद्र बाबू से मिलिए। राजेंद्र बाबू उस वक्त पढ़ करके जस्ट प्रैक्टिस में आ रहे थे। गोखले जी ने राजेंद्र बाबू से क्या कहा, मैं कोट करता हूँ, हो सकता है तुम्हारी वकालत खूब चल निकले, बहुत रुपए तुम पैदा कर सको, बहुत आराम और ऐसो इशारत में दिन बिताओ, बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी आदि हो जाए, तुम पढ़ने में अच्छे हो इसलिए तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं। गोखले जी ने आगे कहा, मेरे सामने भी यही सवाल आया था, ऐसी ही उम्र थी, मैं भी एक साधारण गरीब का बेटा था, घर के लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, उन्हें लगता था कि मैं पढ़कर तैयार हो जाऊंगा, रुपए कमाऊंगा और सबको सुखी बना सकूंगा, पर मैंने उन सब की आशाओं पर पानी फेरकर देश सेवा का व्रत लिया। मेरे भाई इतने दुखी हुए कि वे मुझसे बोले तक नहीं। हो सकता है यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर विश्वास रखना एक दिन सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये गोखले जी ने कहा राजेंद्र बाबू को, और राजेंद्र बाबू को यह भी चेतावनी दी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करना,
आराम से सोचना, यह कहकर गोखले जी चले गए। पर राजेंद्र बाबू कई दिनों तक सोचते रहे। वो और उनके बड़े भाई साथ रहते थे। अपने बड़े भाई से अपनी भावना कैसे कह सके, ये उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने वकालत के लिए जाना छोड़ दिया अदालत। वो लगातार उनकी मन स्थिति एक कह सकते हैं कि बहुत उदासीन रहने लगी। जैसे कभी राम को हुआ था एक वैराग्य, जो कहते हैं ना कि वशिष्ठ संहिता आप पढ़ें तो उस ढंग का एक वैराग्य उन्हें सारी चीज़ों से हो गया और चुपचाप रहने लगे, खाना वगैरह कम कर दिया। पर अंततः उन्होंने क्या किया, एक लंबी चिट्ठी लिखी अपने साथ उस कमरे में रहने वाले बड़े भाई के लिए, पर चिट्ठी देने का साहस नहीं जुटा सके। जब राजेंद्र बाबू ने कहा कि किस रूप में मैं अपने बड़े भाई को कहूँ कि घर ने इतनी उम्मीद से मुझे पढ़ाया है कि मैं देश सेवा का व्रत लूँगा, तो उन्होंने पत्र लिखा और पत्र उनके बड़े भाई की बेड पर रख दिया, खुद घूमने चले गए। जब वो लौट कर आए तब तक बड़े भाई आ चुके थे, पत्र पढ़ चुके थे। वो बहुत तेज़ी से रोने लगे उनको देखते ही। फिर जो उल्लेख मिलता है कि दोनों भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दोनों भाई गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। दोनों ने तय किया कि अब हम अपने गांव लौट कर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। उन्हीं दिनों राजेंद्र बाबू ने अपनी पत्नी राजवंशी देवी जी को पत्र लिखा। कैथी लिपि चलती थी हमारे यहाँ, उसमें लंबी चिट्ठी है। मैं तो यह भी आग्रह करूँगा कि इस देश में विमर्श चलना चाहिए कि इस तरह के क्लासिक लेटर जो इतिहास को बदल देते हैं, धारा को जिन्होंने बदला, उनको पाठ्य पुस्तकों में रखना चाहिए। क्या उस पिछड़े इलाके के इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लिखा, उसका मैं बहुत सारांश आपको कहता हूँ। ये पत्र है उनके बेटे की जो पुस्तक है मृत्युंजय बाबू की पुण्य स्मरण, उसमें से मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ कहीं ना कहीं से मैंने सोर्स लिया है, सबका उल्लेख है। उसकी एक लाइन है कि क्या मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ या आप गरीबी में रहने के लिए तैयार होंगी? यदि मैं धन नहीं अर्जित करूँ तो तुम्हें मेरे साथ निर्धन की तरह रहना होगा। गरीबों का भोजन, गरीबों का पहनावा, गरीब हृदय से जीना होगा। यह उसी तरह का था जैसे कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद है। वो यम कहते हैं कि दुनिया का सब कुछ वैभव ले लो पर ये मूल जीवन के सवाल मत पूछो। राजेंद्र बाबू कहते हैं मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों की तरह रहना चाहता हूँ, जबकि उनके पास उनकी प्रतिभा से यश और वैभव कमाने का अद्भुत अवसर सामने था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान में उपसभापति हरिवंश ने इस वर्ष व्याख्यानमाला की थीम वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका पर बात करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से लगातार पश्चिम की तरफ से भारत में लोकतंत्र की संभावनाओं पर सवालिया निशान लगाए गए, लेकिन आज भारत की प्रगति ने दुनिया में अलग स्थान हासिल किया है। 2013 में फ्रेजाइल 5 में हमारी गणना होती थी। सांप सपेरो साधुओं का देश, यह छवि थी दुनिया की भारत में। पर आज वही मुल्क 2024 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ष 2022 में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनुमान है कि वर्ष 2030 के पहले ही भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वही भारत है। आज याद रखिए, आर्थिक ताकत ही आने वाले समय में इस देश का भविष्य तय करेगा, दुनिया का भविष्य तय कर रहा है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तय कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बना। उपसभापति ने कहा कि आज भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरा है और जिस तेजी से हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, अगर यही तेजी बरकरार रही तो अगले 10 वर्षों में हम एक नए मुकाम पर होंगे। कि किस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवॉल्यूशन हुआ है, जो आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले होना चाहिए था। याद रखिए, पड़ोस का एक मुल्क 77 तक 78 तक आपसे पीछे था कई चीज़ों में, आज आपसे 5 गुना इकोनॉमिकली ताकतवर हुआ। हमने मिस किया बस। याद रखिए, अगर ये बस फिर हम मिस करेंगे तो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। पर हम जिस रास्ते हैं, इस रास्ते अगर बढ़ते रहते 10 वर्षों में भारत दुनिया में बड़ी ताकत बनकर रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रेल नेटवर्क का विस्तार, हवाई अड्डों की संख्या, मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार, बिजली उत्पादन की क्षमता, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या, आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों की संख्या कई गुना बढ़ी। मेरे पास सारे आंकड़े हैं पर मैं इनको बता नहीं पा रहा हूँ, कभी और चर्चा करेंगे। और सबसे डिफेंस में जो सबसे बड़े दुनिया के खरीदार थे,
अब हम याद रखिए 2004 से 5 के से लेकर 13-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात यानी 4,312 रुपये के हम हथियार भेज पाते थे, बाहर बेचते थे। 2014 से 15 तक, 23 से 24 के बीच में जब स्वदेशी का नारा आया, हमने कुल रक्षा निर्यात किया 88,319 करोड़ का। ये भारत अपने बूते आज अपनी जगह बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कि भारत दुनिया में अब सॉफ्ट पावर के रूप में किस तरह से स्वीकार किया जा रहा है। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम बीइंग जस्ट ए पार्टिसिपेंट टू ए की स्टेक होल्डर इन ऑल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। उपसभापति ने कहा कि हमारे देश का गौरवशाली अतीत रहा है और हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज फिर भारत वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका है। दुनिया भारत में नेतृत्व की संभावनाएं देख रही है। इस दुनिया को आज फिर भारत जो उसकी चुनौतियां हैं उसमें आगे आकर बदलने के लिए बिल्कुल निर्णायक मोर्चे पर है। आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, गरीबी हो, कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है और किस रूप में उल्लेखनीय काम के लिए कोविड में भी भारत ने जो काम किया। अभी हाल में आपने देखा होगा डोमिनिका की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक योगदान और कैरिबियन कम्युनिटी के देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। आज एक नया विश्व नेतृत्व भारत के रूप में उभर रहा है। वो साउथ ग्लोबल की बात करता है। वह युवाओं की जो शक्ति है उसके आधार पर अपना सपना देख रहा है। दुनिया की हम सबसे बड़ी ताकत कैसे बनेंगे उसकी बुनियाद भारत डाल चुका है। आज भारत अपनी नई तकदीर लिख रहा है। इसलिए जो पृष्ठभूमि 24 के बाद इस सरकार ने बनाई, इसकी नींव तो कई दशकों पहले पड़ना चाहिए था। आज हमारे युवा नौकरी की याचक करता नहीं। जो मैंने आपको बताया 1.5 लाख के आसपास आपके पास आज की तारीख में स्टार्टअप्स हैं, वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अगर उनके डिटेल्स में मैं जाऊं तो एक से एक हथियारों से लेकर और स्पेस में क्या नई चीज़ें हमारे युवा ढूंढ रहे हैं, आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे। देश कम जानता है उन चीज़ों के बारे में, पर हम क्या कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि पुराने मूल्यों और संस्कारों और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम देश को कैसे आगे ले जाएं। यही तो राजेंद्र बाबू का सपना था। उपसभापति हरिवंश के व्याख्यान में शामिल होने पर आए हुए सभी मेहमानों ने और आकाशवाणी प्रबंधन ने खुशी जाहिर की। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने उपसभापति का शुक्रिया अदा किया। आकाशवाणी भारत का लोक प्रसारण करता है तो उस माध्यम से एक अपनी जिम्मेदारी निभाता है और 1969 से अनवरत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला होती रही है और बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अपना व्याख्यान दिया है। तो ये गौरव की बात थी कि आज माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी आए और सबसे मुखातिब हुए। बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनको सुनने के लिए लोगों में उत्साह था। जो उन्होंने अपने व्याख्यान में विशेष रूप से कहा कि यदि हम लोग अपने भूतकाल को नहीं जानेंगे, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र की स्थापना की, भारत की स्थापना की और उसका किस तरह से विकास, शुरू से उन्होंने जो एक सपना देखा, उसको नहीं जानेंगे तो भविष्य हमारा कैसे उज्जवल होगा। और जो उन्होंने बताया कि कितने सादगी पसंद थे राजेंद्र बाबू और उन किस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ा, राष्ट्रपति होते हुए भी कैसे एक चौकी पे सोए। विशेष रूप से ये जो उपसभापति की बातें थी लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़ी ज्ञानवर्धक रही उनकी ये बातें, क्योंकि आज हम लोग इतिहास भूलते जा रहे हैं और यही इस व्याख्यान माला का उद्देश्य भी है कि हम लोग उनको स्मरण करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान को सुनने के लिए छात्रों में खासा उत्साह दिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हमें काफ़ी नई चीज़ें पता चली है जो हमें आज से पहले नहीं पता थी। तो वाइस चेयरपर्सन जो आए थे राज्यसभा से, उन्होंने काफ़ी चूँकि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास के ही रहने वाले थे तो उनके बारे में काफ़ी बारीकियाँ बताई, उनके चरित्र के बारे में बताया कि वो कितने ग्राउंडेड थे एज बीइंग अ प्रेसिडेंट, पर उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पता चली तो बहुत अच्छा था।
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज के भारत के बारे में जो व्याख्यान दिया है हरिवंश जी ने सभापति ने, तो उसमें उन्होंने बताया है हमें कि किस तरीके से भारत, जिसे एक सांप सपेरों का देश कहा जाता था, जादू टोने वाला देश कहा जाता था, वो किस तरीके से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका और चीन के बाद अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न रहा है 2014 से 24 तक, किस तरीके से उन्होंने जो चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, यूपीआई की बात हो या फिर बाकी कोई रेल परियोजना या कोई भी परियोजना हो, तो किस तरीके से भारत को आगे ले जाया गया है। और राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से उन्होंने बताया, क्योंकि उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए ये व्याख्यान रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीयों ने सादगी से इस देश की नींव रखी और उसी सादगी के साथ आज तक हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं उनके नेतृत्व में अब इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हमारे उस भारत को आगे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सीखने को वही मिला कि एक जो हमारे भारत में एक छवि है कि इंडिया इतना आगे नहीं जा रहा है और मतलब एक कहीं ना कहीं हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं, लेकिन बात वही है कि प्रासंगिकता कि राजेंद्र प्रसाद जी की क्या प्रासंगिकता है या क्या उपयोगिता है। तो वही है कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टार्टअप में और बहुत सारी चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को टक्कर दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं तो सेलिब्रेट कम करते हैं, तो सेलिब्रेट कर लेते हैं कभी कभी। जैसा कि जो यहाँ मुख्य वक्ता थे हरिवंश जी, वो एक पत्रकार भी रहे हैं, साहित्यकार भी हैं, कई किताबों का उन्होंने लिखा है। तो उनका जो बात करने का तरीका है, व्याख्यान का तरीका था, वो काफ़ी इन्वॉल्विंग था, जो उसने विद्यार्थियों को अपने साथ बनाए रखा। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वृत्तांत सुनाए, जिनसे आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो मखमल के गद्दे को छोड़ के एक चौकी पर सोते थे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन की बहुत सारी सुविधाओं को त्याग दिया और वापस जब रहने गए तो मृत्यु भी उनकी वहाँ गई, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, एक खंडर में उनकी मृत्यु हुई, लास्ट सांसें हुई। तो ऐसा बिल्कुल भी बोरिंग बिल्कुल नहीं था, बहुत इन्वॉल्विंग था, इंस्पायरिंग था और बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। बिल्कुल एकदम यूनिक सा, एकदम अद्वितीय। हम तो बहुत बार सुनने को मिला है दूर से, लेकिन आज साक्षात देख करके हरिवंश जी को बहुत ही आनंद महसूस हुआ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमें संदर्भ बताया है जो है राजेंद्र प्रसाद जी का, वो तो बहुत गौरवान्वित किया। इतना इंस्पायर अंदर से फील हो रहा है। जो नैरेटिव हम पर थोपा गया था, जो पर्सपेक्टिव से हम अपने देश को देखते थे, वो नज़रिया आज हमें खुला सा दिख रहा है। हमें ऐसे कुछ मोमेंट आज देखने को मिले जब हम ये सोच करके महसूस हुए कि हमारे पास भी कुछ खुशी के पल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं, जो हम अमूमन नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उस तरह से दिखाया नहीं जाता। तो आज हमें उनसे ये सब चीज़ें सुन करके बहुत इंस्पायर भी हूँ, सीखे भी हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जैसा कि सर ने बताया, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बताया जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। और कुछ जो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया, वो इंसिडेंट NCERT के बुक से भी ली गई थी, मेरे दोस्तों ने ऐसा कहा था, तो वो बहुत अच्छा लगा। और जब उन्होंने स्टार्ट किया राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताना, तो जैसे बहुत सारे राइटर्स को भी उन्होंने लिंक किया, तो जब उनको कोट किया गया बहुत सारे राइटर्स को, तो बहुत सारे राइटर्स थे जो जैसे भगवती जी हो गए, फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बहुत सारे ऐसे राइटर्स को मतलब उन्होंने कोट किया। तो कुछ राइटर्स तो मैं जानती थी और कुछ को नहीं जानती थी, तो मतलब मैंने पॉइंटर बना के रखे हुए कि मैं जाके सर्च करूँगी कि मतलब उनके बारे में जानने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आज का मतलब जो सेशन था, बहुत इंसाइटफुल था। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में ये व्याख्यान वर्ष 1969 से आकाशवाणी के कार्यक्रमों के कैलेंडर में एक वार्षिक विशेषता है, जो राजेंद्र बाबू की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होता है, जिसको लेकर काफी तैयारी भी की जाती है। देखिए, आकाशवाणी के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतने लंबे समय से ये दोनों व्याख्यान माला चली आ रही हैं और जो भी आकाशवाणी के कर्मी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जो पदस्थापित हैं, सबको इन दोनों व्याख्यान माला की एक इम्पोर्टेंस वो ज्ञात है। और उसी हिसाब से ये महीनों पहले पूरी परिकल्पना बना ली जाती है कि किसको आमंत्रित करना है, कौन उस विषय का चयन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने बड़े जितने पुराने समय के जो स्पीकर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे, तो आज के जो दौर में विशेष रूप से हम लोग जो देश के लिए गौरव की बात होती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो सम्मान बढ़ा है, तो वो विषय का चयन करना तो सब मिलके करते हैं और सभी उत्साह तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि
इन व्याख्यान से आकाशवाणी का इतिहास जुड़ा हुआ है और आकाशवाणी अपने आप में एक ऐतिहासिक संस्था है, तो उसके लिए तो सभी जुड़े रहते हैं और सभी मेहनत करते हैं। दरअसल आकाशवाणी सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन करता है। इन व्याख्यानों में भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र, शिक्षा और विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होती है। नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।